Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the chapter number 8 of your accountancy book, that is dissolution of a partnership firm, from question number 13. So let's get started. Students देखो मैंने पूछा था कि कौन से चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊं, तो काफ़ी बच्चों ने शेयर कैपिटल बोला और कईयों ने डिसोल्यूशन भी बोला। तो मैं ये दोनों चैप्टर साइड बाय साइड ही चलाऊंगी और दोनों चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। 12 तक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, Suman and Rajan were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:1। तो सुमन और राजन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1 है। ठीक है, फर्म 31 मार्च 2019 को डिसॉल्व हो गई। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि जो भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, बट उस एसेट्स में कौन से एसेट्स नहीं आएंगे? एक कैश नहीं आता और एक बैंक नहीं आता, और बाकी की जो लाइबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। ओके, फर्स्ट में बोला हुआ है कि जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 10,000 के, वो फर्म ने पे करे। स्टूडेंट इतना तो हमें पता है ना कि जब हम ये डिसोल्यूशन की एंट्रीज करते हैं ना, तो वहां पे एक जगह तो रियलाइजेशन अकाउंट आता है जर्नल एंट्री में। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट लिख रही हूँ तो डेबिट साइड में क्या आएगा। मतलब इतना पता है कि डेबिट या क्रेडिट किसी एक जगह रियलाइजेशन जरूर यूज होता है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। ये चीज हमें क्लियर है। तो अब एक्सपेंसेस पे किए हैं फर्म ने, तो स्टूडेंट जब फर्म एक्सपेंसेस पे करेगी तो उनके बैंक या कैश कम हो जाएंगे, कम करने के लिए क्रेडिट कर दोगे, राइट। सेकंड में बोला है राजन हैड गिवन अ लोन ऑफ 60,000 टू द फर्म फॉर विच ही एक्सेप्टेड 58,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके हर पॉइंट को। तो ये सारी एंट्रीज हम 31 मार्च 2019 डेट को लेके करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिए। फिर सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक तरफ तो रियलाइजेशन जरूर आएगा, पर ध्यान रखो कि दूसरी साइड क्या आएगा वो गलत नहीं करना है। तो स्टूडेंट उन्होंने बोला एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस या तो कैश के थ्रू पे हुए होंगे या फिर बैंक के थ्रू पे हुए होंगे। बट ये ट्राई करना एग्जाम में कि अगर स्पेसिफिकली लिखा है ना कि कैश के थ्रू किया है, तभी सिर्फ कैश यूज करना, अदरवाइज मोस्टली बैंक ही यूज कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे बैंक यूज किया और बैंक एक एसेट है, जब मैं पे करूंगी तो वो कम होगा, तो कम करने के लिए मैंने उसे क्रेडिट किया, तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट आ गया और 10,000 अमाउंट मुझे क्वेश्चन में गिवन था। मेरी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। मैं नेक्स्ट एंट्री पे गई, वहां पे बोला हुआ था कि राजा ने 60,000 का लोन फर्म को दिया है और उसके बदले में उसने 58,000 लिए हैं, वो भी फुल सेटलमेंट में। मतलब देखो स्टूडेंट, लोन तो उसने इतने का दिया, उसने फर्म को कहा कि आप मुझे सिर्फ 58,000 दे दो और बात खत्म कर दो, 2,000 का मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। तो ये आप कह सकते हो कि हम लोगों को ना डिस्काउंट रिसीव हुआ है एक तरीके से। तो डिस्काउंट रिसीव स्टूडेंट हमारा ना इनकम होती है, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम क्या होगी स्टूडेंट? क्रेडिट होगी, तभी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आया है। बैंक क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं उसको, उसने हम लोगों ने उससे लोन लिया था, अब हम उसे रीपे कर रहे हैं, तो हमारी साइड से पैसा जा रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और राजन लोन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमने उसको अपनी लाइबिलिटी बनाया था जब हमने उससे लोन लिया था, अब हम लोन रीपे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया और अमाउंट तो समझ आ ही गया हमें। ठीक है ना। फिर उन्होंने नेक्स्ट में हमें बोला है कि द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन पीएनएल। स्टूडेंट देखो, पीएनएल में जब भी डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है। बस इतनी चीज याद रखो। ठीक है, और अगर ये भी नहीं याद हो रहा तो ये समझिए स्टूडेंट, पीएनएल में डेबिट बैलेंस है, अब मुझे सारे अकाउंट्स को खत्म करना है, तो अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो मैं उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करूंगी। तो पीएनएल में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो अगर मुझे इतनी चीज मेरे माइंड में क्लियर है कि पीएनएल को, डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये चीज फिक्स है।
ये चीज फिक्स है। अब पीएनएल का प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन में जाने का तो कोई नहीं बनता, सेंस नहीं बन रही है। तो या तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में चला जाएगा, है ना, और अगर लॉस होगा तो भी वो पार्टनर्स में ही जाएगा। तो स्टूडेंट अगर ये मेरे को क्लियर है तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पर तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही आ जाएंगे ना। और अगर ये क्रेडिट है तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। और डेबिट किस केस में होते हैं? जब लॉस होता है। या तो ऐसे समझ लो, या फिर ये चीज छोटी सी याद रख लो कि अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो वो ऑलवेज लॉस है, और अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। बात समझ आ गई? और मैम ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कौन से रेशियो में किया? स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में बोल दिया था कि दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो वहां से मैंने इसको 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। और नेक्स्ट में हमें बोला हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन पे, तो डायरेक्टली बता दिया है प्रॉफिट से दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे। देखो लॉस में कम हो रहे थे तो डेबिट कर दिया, अब प्रॉफिट से बढ़ेंगे तो क्रेडिट कर दिया। 3:1 के रेशियो में ही किया, 12,000 का प्रॉफिट था दोनों पार्टनर्स में चला गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, हमें बोला है कि लाल एंड पाल पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:7 है। 1 अप्रैल 2015 को उनकी फर्म डिसॉल्व हो गई। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। और वो बोल रहे हैं कि एज्यूम करना कि सारी पेमेंट्स आपने चेक के थ्रू ही की है। मतलब वो क्लियर कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था ना कि जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ना हो ना कि पेमेंट कैश के थ्रू ही है, तब तक आप यही एज्यूम करना कि हम बैंक के थ्रू ही पे कर रहे हैं। और यही सेम चीज उन्होंने आपको बोल भी दी है। ठीक है, तो आप अपने सामने बुक ओपन करके रखिए, हम एक एक पॉइंट समझते हैं और एंट्री करते जाते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में बोला है कि एक क्रेडिटर है 3,60,000 का, उसने मशीनरी 5 लाख की एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, और फर्म को उसने 1,40,000 रुपीज दिए हैं। ठीक है, चलिए अब सब कुछ छोड़िए, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्रेडिटर को पैसा हम देते हैं या वो हमें देता है? स्टूडेंट क्रेडिटर जो है उसको पैसा हम देते हैं, ये बात तो हमें क्लियर है, ये बात तो हमें क्लियर है। अब हुआ क्या कि ना हम लोगों को क्रेडिटर को ना 3,60,000 रुपए देने थे। उसने कहा कि मैं आपकी मशीनरी ले लेता हूँ 5 लाख की, और उसके बाद उसने फर्म को 1,40,000 दे दिए। तो हुआ क्या स्टूडेंट कि 3,60,000 का क्रेडिटर था, उसको हमने 5 लाख की मशीन दे दी। देखो अब जैसे जरूरी नहीं है ना कि हर बार कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट होगी, इन काइंड भी तो पे कर सकते हैं ना। तो मैंने उसको मशीन दे दी है 5 लाख की। ठीक है, अब कितना ज्यादा दे दिया? 1,40,000 उसने वापस दे दिए। भाई जब 3,60,000 ही हमें देने हैं तो हम ज्यादा क्यों देंगे? हम उसका प्रॉफिट क्यों कराएंगे? खुद लॉस में क्यों रहेंगे? हमने कहा जितने की मशीन एक्स्ट्रा पड़ रही है उतनी कैश हमें दे दी और मशीन रख ले, और लाइबिलिटी भी अब खत्म हो गई। ठीक है, उसने हमें 1,40,000 पे कर दिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें हर जगह यहाँ पे अभी बैंक की एज्यूम करके रखना है। हमने कर लिया, बैंक में पैसा आ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा और ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। और आप नरेशन में लिख सकते हो फुल सेटलमेंट, हमको खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है स्टूडेंट कि अ सेकंड क्रेडिटर फॉर 50,000 एक्सेप्ट स्टॉक एट 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। स्टूडेंट डिसोल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट के एंट्रीज में हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर कभी भी कोई लाइबिलिटी को किसी एसेट के थ्रू सेट ऑफ करा जाएगा, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने इस चीज की कोई एंट्री करी? क्या आपने क्रेडिटर को डेबिट साइड पे लिखा? भाई खत्म कर रहे हो तो क्या लिखा आपने? मशीन को क्रेडिट साइड पे लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि कभी भी एक लाइबिलिटी को एसेट से सेट ऑफ करने की कोई एंट्री पास नहीं होती है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो एक क्रेडिटर है ना उसने आपसे स्टॉक ले लिया, ठीक है, और वो भी फुल सेटलमेंट में ले लिया, तो अब खत्म हो गया ना स्टूडेंट। क्या आपने उसको कुछ भी कैश में पे किया है जो कि यहाँ था? देखो दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपने सिर्फ वो एंट्री की जिसमें कैश के थ्रू पे किया है, तो यहाँ पे जब कैश वाला कुछ है ही नहीं, सिर्फ लाइबिलिटी को एसेट के थ्रू ही सेट ऑफ कर दिया और उसकी एंट्री हम करते ही नहीं है, तो सीधा सीधा या नो एंट्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बोला है स्टूडेंट कि एक थर्ड क्रेडिटर जो कि 90,000 का था, उसने 45,000 कैश में ले लिया और बाकी की स्टूडेंट उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। तो फिर से वही चीज समझो, देखो जो क्रेडिटर है ना उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी हमसे कैश ले ली और बाकी उसने इन्वेस्टमेंट ले ली। तो जो ये इन्वेस्टमेंट वाला है ना इसे भूल जाओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कि इसकी हमें एंट्री करनी ही नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ इस कैश वाले अमाउंट से, और उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि 45,000 आप कैश दे रहे हो।
अब ना माइंड में एक डाउट आता है कि मैम बात तो क्रेडिटर्स की हो रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, डेबिट क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में ना वो हमें क्लियर कर चुके हैं कि जो भी लाइबिलिटीज और एसेट्स है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है क्रेडिटर, तो अब अगर मेरे को क्रेडिटर्स से रिलेटेड कुछ भी करना है तो मैं सीधा रियलाइजेशन अकाउंट ही यूज करूंगी, ठीक है। और बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं उसको, तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट होना चाहिए, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। और बैंक एक एसेट है, पे करते टाइम वो कम होगा, तो कम करने के लिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कभी भी किसी लाइबिलिटी को अगर एसेट के थ्रू सेट ऑफ किया जाएगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है कि लॉस हुआ है डिसोल्यूशन पे, तो लॉस होने से स्टूडेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो कम करने के लिए डेबिट कर दो, तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको बोला हुआ है कि जो लॉस हुआ है वो 15,000 का हुआ है और रेशियो आपको 3:7, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हमें बोला है देयर वाज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ 18,500 एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि अब वो हमें पैसे नहीं दे पाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। उसने आपको क्या किया, 50 पैसे इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड। देखो स्टूडेंट, आपको इतना तो पता होगा ना कि पैसे से रुपीज और रुपीज से पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसने सिर्फ इतना ही पैसा हम लोग उससे रिकवर कर पाए, बाकी वो हो गया अब इंसॉल्वेंट, अब वो हमें और पैसा नहीं दे पाएगा। The liability of the firm on account of this bill discounted and dishonored has not so far been recorded। देखो स्टूडेंट, डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि हम ना बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके बोलते हैं कि आप हमें पहले ही हमारा जो बिल है ना उसके थ्रू कैश जो है वो दे दो, तो थोड़ा सा बैंक उसके अगेंस्ट फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बट नॉट मेच्योर मतलब अभी वो एक वैसे बिल रिसीवेबल या बिल पेबल होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि 3-3 महीने के बाद ऐसे देते हैं ना हम। तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे पहले ही दे दो, तो उसके अगेंस्ट अब उन लोगों ने हमसे क्या किया, थोड़ी सी फीस चार्ज कर ली, ठीक है। मतलब समझने की चीज ये करी है कि बिल पेबल और बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मेरे को आपको पैसे देने हैं, तो अगर मैं आपको बिल दूंगी तो मैं कहूंगी कि 3 महीने बाद आपको इससे पैसे मिल जाएंगे, तो 3 महीने बाद मेरे अकाउंट से वो डेबिट होंगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बट आपको पहले ही चाहिए वो पैसा, तो आप बैंक में चले गए। अब बैंक अपनी तरफ से दे रहा है, मेरी तरफ से अभी नहीं होता कि मेरी तरफ से तो 3 महीने बाद होंगे, तो बैंक अगर अभी अपनी तरफ से दे रहा है ना, उसके लिए वो फीस चार्ज करता है। मेरे से हो जाएंगे आगे जाके 3 महीने बाद, तो बैंक को भी मिल जाएंगे, तो बैंक का तो बल्कि फायदा हो जाता है इसमें, है ना, क्योंकि उसको तो फीस भी मिल गई एक्स्ट्रा और उसको जो दूसरे पर्सन से मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। बट हमें जल्दी जरूरत थी आपको, तो भैया आपने जाके ले लिया, तो ये होता है डिस्काउंटेड। और डिसऑनर्ड मतलब वो भाई उस बिल से पैसे रिकवर ही नहीं हो पाए, और जो डिस्काउंटेड और डिसऑनर हुआ है इसकी कोई एंट्री भी पास नहीं हुई, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया अभी इसको, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट में बोला है कि कंटेंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस, सच लाइबिलिटी वॉज सेटल फॉर 50,000 एंड पेड बाय पार्टनरशिप, ठीक है। क्लियर हो गया हमें कि 75,000 की जो लाइबिलिटी थी उसको हमने 50,000 पे सेटल कर दिया और पे किसके थ्रू किया गया, शिव के थ्रू, ओके। फर्म विल हैव टू पे 10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय विच वॉज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म, ठीक है। 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, इट वॉज सेटल्ड एट 70% बाय अ कॉम्प्रोमाइज। मतलब देखो हुआ ये कि कस्टमर ने आके ना क्लेम किया कि भाई मेरे को तो 5,000 का डैमेज हो गया है, फर्म कह रही है हम तो मान ही नहीं सकते, तो उन लोगों ने आपस में बैठा, डिस्कशन किया और डिसाइड किया कि 70% हम आपको पे करेंगे, ठीक है। उन्होंने आपस में बीच में मिलके ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, एक एक करके सारी एंट्रीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट में देखो, सबसे पहले अब आपको फर्स्ट में क्या दिखा, पहली चीज हमें ये दिखी कि वो डिस्काउंट हुआ बिल डिसऑनर हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या दिखी कि वो जो हमारा क्रेडिटर था वो हमें सिर्फ 50 पैसे या रुपये ही रिकवर हुए। दो चीजें हैं जो हमें फर्स्ट पॉइंट में समझ में आई है, बात क्लियर है। अच्छा, तो स्टूडेंट देखो, फर्म की बात हो रही है, अल्टीमेटली क्या फर्म को पैसा मिला अगर वो बिल डिसऑनर हो गया, नहीं मिला ना उन्हें, तो ठीक है। तो 2500 का जो बिल था वो हमें अभी नहीं मिला है, तो हमारे बैंक में अभी हमने क्या किया है, क्रेडिट किया, बाद में हम उससे फिर से ले लेंगे, बट फिलहाल अपने बैंक में से कम कर दो, तो क्या आपके पास नहीं आया, वो 2500 हट गए। तो स्टूडेंट देखो, मतलब ये था कि हमने क्या किया था ना, अब जब हमारे पास बिल आया तो हमने डिस्काउंट भी करा लिया, तो हमने तो अपनी तरफ वो अमाउंट बढ़ा दिया, बट वो फिर डिसऑनर हो गया बिल, तो अब हमें वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब आगे उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ ना 50 पैसे, तो स्टूडेंट 50 पैसे निकाल लो ना, परसेंट ये लिख लो या 50/100 लिख लो। देखो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना। हमें ये चीज पता है कि अगर मुझे पैसे से रुपीज में जाना है, तो कि मैं यहाँ पे सारी एंट्रीज ना रुपीज में कर रही हूँ, तो मुझे पैसे से रुपीज में जाना है। तो जब मैं उल्टा जाती हूँ, रिवर्स में जाती हूँ, तो मैं 100 से डिवाइड करती हूँ। तो अगर आपको ये परसेंट नहीं समझ आ रहा है तो डिवाइड कर लीजिए डायरेक्टली 100 से। और किस अमाउंट का करेंगे, ऑब्वियसली जो बिल का अमाउंट था उसी का करोगे। तो 1250 आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने हमें बोला है कि कंटेंजेंट लाइबिलिटी जो कि शिव ने पे करी है। देखो भाई, शिव ने पे करी, लाइबिलिटी किसकी थी, फर्म की थी, तो अल्टीमेटली बाद में फर्म को उसको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने शिव का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया है, क्योंकि फर्म के लिए अब वो एक लाइबिलिटी ना आ गई है कि अब फर्म को शिव को देना है। ठीक है, और 50,000 का अमाउंट था, तो अगर शिव का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख रही हूँ तो इसका डेबिट में आएगा ही आएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आगे हमें क्या बोला गया था कि फर्म को 10,000 कंपनसेशन एज इंजर्ड एम्प्लॉय को देने हैं। ठीक है, जो कि एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी थी, नॉट एक्सेप्टेड बाय फर्म। देखो भाई, इम्प्लॉय इंजर, इसी के लिए तो हम वो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स वगैरह ये सब भी बनाते हैं। तो अगर फर्म देगी तो उसका बैंक अकाउंट जो बैलेंस है वो कम होगा, एसेट है, कम करने के लिए क्रेडिट करोगे, कम कर दिया। और जब उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन था ही। ठीक है, इसके बाद हमें बोला गया है कि 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय अ कस्टमर। ठीक है, हमने 70% दिए, तो ठीक है ना, 5,000 का 70% हम दे रहे हैं, बैंक से जाएगा तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, एसेट है कम हो रहा है, और ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। भाई कंफ्यूज करने के लिए बढ़ा चढ़ा के देंगे, अल्टीमेटली समझो ना कि लास्ट में बचा के जिसकी हमें एंट्रीज करनी है, इतना ही तो बचा के 5,000 का 70% देना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। राइट, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ PIQ आफ्टर एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टूडेंट समझिए, ये जो लाइन आपको गिवन होती है ना, ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन है, इसको ध्यान नहीं देना है। ये इसीलिए गिवन है क्योंकि अब हम एसेट या लाइबिलिटी का नेम यूज नहीं करते हैं, हम उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट यूज करते हैं। तो लॉजिक ये है ना। पर याद रखने के लिए हम क्या याद रखते हैं कि भाई अगर एक क्रेडिट साइड पे मैं बैंक लिख रही हूँ तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे रियलाइजेशन आएगा, बट उसके पीछे का लॉजिक ये है, राइट। फर्स्ट में बोला है कि स्टॉक 2 लाख का था, पी ने 50% ऑफ स्टॉक 10% के डिस्काउंट पे ले लिया, और बाकी का जो स्टॉक बचा उसको हमने 25% ऑन कॉस्ट के प्रॉफिट पे बेचा है। अब समझो कि ये क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई 2 लाख का ना एक स्टॉक था, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो कि 50% जो है वो तो पी ले रहा है, तो 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख, और बाकी का रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख में से 1 लाख अगर पी ले रहा है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है कि 2 लाख में से 1 लाख तो पी ले रहा है, तो स्टूडेंट बाकी का 1 लाख अभी बच गया। वो बोल रहे हैं कि पी जो 50% का स्टॉक ले रहा है ना, ये 10% के किस पे ले रहा है, डिस्काउंट पे ले रहा है। अच्छा, तो मतलब ये जो 1 लाख का है इसका 10% कितना होगा स्टूडेंट, 10,000 होगा। तो वो कह रहा है कि मैं 1 लाख नहीं दूंगा, मैं 10,000 का डिस्काउंट लूंगा और मैं 90,000 दूंगा। ये वो डिस्काउंट ले रहा है। ये चीज, ये पार्ट तो इजी था, तो हमें समझ आ गया, मुश्किल ये भी नहीं है, बस ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग स्टॉक था उसको हमने प्रॉफिट पे बेचा है 25% कॉस्ट पे, मतलब इसका 25% कितना हुआ स्टूडेंट, 25,000। तो इस पे हमने क्या किया, 1 लाख पे भी हमने 25,000 कमाए हैं, तो बाकी के स्टॉक पे हमें ये हुआ। देखो ये है, इसमें आपको 10,000 का डिस्काउंट देना पड़ा, और यहाँ पे आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। समझने की चीज बस ये है, 2 लाख का था हमारा टोटल स्टॉक, जिसमें से 50% पीने ले लिया 10% के डिस्काउंट पे, बाकी के स्टॉक को हमने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या, देखो जो पी है, ठीक है, उसने स्टॉक लिया, अब वो हमें पैसा देगा, तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है वो कम होगा, डेबिट होगा, तो आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, जब आप स्टॉक को बेचोगे, प्रॉफिट पे बेचो या लॉस पे बेचोगे, तो आपके बैंक में तो पैसा आ रहा है ना, बैंक क्या है, एक एसेट है, वो बढ़ेगा, तो भाई वो डेबिट हो गया। अब देखो अल्टीमेटली स्टॉक हमारा खत्म हो रहा है ना, तो स्टॉक खत्म होगा, एसेट खत्म होगा, तो वो क्रेडिट होगा, तो वो एसेट हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं, तो हम स्टॉक के नाम की जगह यहाँ पे रियलाइजेशन यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया, अमाउंट तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, आगे उन्होंने आपको बोला है कि डेटर्स 2,25,000 के थे, प्रोविजन क्या था, और 20,000 ऑफ द
बुक डेब्ट्स प्रूव बैड। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या कि जितने भी हमारे पास जितने भी पैसे आने थे उसमें से जो 20,000 है ना, उन लोगों से अब पैसा नहीं आना। तो स्टूडेंट 2,25,000 से पैसा आना था, उसमें से 20,000 है जो अब मना हो गया कि भाई उन लोगों के थ्रू अब पैसा नहीं आएगा, तो बाकी का तो आ रहा है ना। ठीक है, तो एसेट है हमारा बैंक और वो बढ़ेगा, जब पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा। और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्यों आया स्टूडेंट? देखो ये अल्टीमेटली क्या है, हमारे डेटर्स है, डेटर्स अब खत्म हो रहे हैं, उनके थ्रू जब पैसा आ गया तो अब वो खत्म हो रहे हैं। तो जब एसेट खत्म होता है तो वो क्रेडिट होता है, पर वो डेटर्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं, तो मैं डेटर्स नाम ना यूज करके रियलाइजेशन अकाउंट यूज कर रही हूँ। क्लियर हो गया? आगे उन्होंने बोला है कि एक लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 12,50,000 थी, उसको आपने 15 लाख पे बेचा एक ब्रोकर को, जिसने 2% का कमीशन भी चार्ज किया है। ठीक है, मतलब कि देखो अल्टीमेटली मेरे पास 15 लाख जो है मेरे पास आए उस बिल्डिंग को बेच के, पर स्टूडेंट एक चीज ये देख लो कि 2% उसने कमीशन भी तो लिया, तो 15 लाख का 2% ही उसने कमीशन ले लिया 30,000 का। ठीक है, बाकी हमारे पास पूरा बैंक में आ गया। आना 15 लाख ही चाहिए था, पर ब्रोकर ने कहा मैंने बेचा है ना आपका, तो आप मुझे पैसा दो, तो हमने उसको 2% का कमीशन दे दिया, इतना हमारे पास आ गया। आगे उन्होंने हमें नेक्स्ट में बोला है कि एक मशीनरी हमने क्रेडिटर को दे दी। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया इस पूरी इंफॉर्मेशन में मुझे कहीं पे भी कैश या बैंक का यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है डी वाले पॉइंट में। तो एक एसेट के थ्रू हमने लाइबिलिटी को सेटल किया है, तो सीधा सीधा नो एंट्री आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, ई पॉइंट में बोला है कि एक इन्वेस्टमेंट जो है उससे हमें 125% रियलाइज हो। देखो स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हम कहीं पे ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? वहां से प्रॉफिट होने के लिए। तो इस बार हमें प्रॉफिट हो गया उस इन्वेस्टमेंट से। अगर हमने 100% इन्वेस्ट किया था तो हमें उससे 125% रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने 60,000 इन्वेस्ट किया था तो उसका 125% मेरे पास रिसीव हो गया, मतलब 60,000 से देखो 75,000 रिसीव हुआ, तो 15,000 ज्यादा रिसीव हुआ, तो अच्छी बात है भाई, मुझे प्रॉफिट हुआ। इसी के लिए तो करते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अब मेरी खत्म हो जाएगी, तो क्या मेरे पास उससे जो पैसा आया वो मैंने बैंक में डाल दिया, तो बैंक एक एसेट था, बढ़ गया, डेबिट हो गया, और इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं, बट उसकी जगह अब रियलाइजेशन अकाउंट का नेम यूज होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला है कि गुडविल ऑफ 75,000 एंड प्रीपेड। देखो स्टूडेंट, एफ वाले पॉइंट में आपको गुडविल और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड गिवन है, बट क्या आपको बोला है कि गुडविल से कुछ पैसा आया? नहीं, तो उसकी क्या एंट्री करोगे? छोड़ दो। ठीक है, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला है कि वो इंश्योरेंस अब रियलाइज हो गई है? नहीं, तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, तो अल्टीमेटली नो एंट्री। नेक्स्ट में स्टूडेंट बोला है कि ट्रेड क्रेडिटर्स जो कि 1,60,000 के थे, उसमें से हाफ ने प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर ली, तो मतलब कि टोटल 1,60,000 में से जो 80,000 है, मतलब कि उसके 50%, उसके बारे में तो मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये एसेट को मैंने लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज किया, तो उसकी तो नो एंट्री है, इसको भूल जाओ 80,000 को। ठीक है, बाकी का वो बोल रहे हैं एंड सुनो सुनो सुनो, एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो उन्होंने बोला कि 1,60,000 का जो 50% है, जो कि 80,000 है ना, ठीक है, उसको हमने क्या किया, पहले तो हमने मशीनरी दे दी। ठीक है, 54,000 की, तो स्टूडेंट 54,000 की आपने प्लांट एंड मशीनरी दे दी, अभी भी वो कितने बच गए? 26,000 के बच गए। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो मशीनरी फुल सेटलमेंट में चली गई, नहीं, वो मशीनरी देने के बाद भी अभी हमारे इतने क्रेडिटर्स बचे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने क्रेडिटर्स को हमने कैश दी है, बट उन्होंने ना हमें क्या कहा है कि 16,000 का आप डिस्काउंट ले लो, मतलब इसमें से भी 16,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया, है ना। तो बचा कितना? इतना इतना अभी हम उन्हें बैंक के थ्रू पे करना है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे इसकी एंट्री मुझे पास करनी है। बाकी इन सब से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी एसेट के थ्रू सेट ऑफ हो गई, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। डिस्काउंट दे दिया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी जरूर होगी। ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने कि बाकी के जो क्रेडिटर्स बचे, देखो 1,60,000 का 50% 80,000 हुआ, तो 80,000 जब चला गया तो अभी 80,000 बचा। वो कह रहे हैं ये 80,000 को ना आपने 90% दे दिया इन फाइनल सेट। ठीक है, तो 90% हमने उनको पे कर दिया, 72,000 हमने दे दिया। ये समझ लो ये 80,000 का 10% होता है 8,000, वो हटा लो तो 72,000 बचा, है ना। तो टोटल एक हमने ये दिया 10,000 इन कैश, और एक हमने ये दिया 72,000, तो ये दोनों मिला के टोटल 82,000 हमने उन्हें पे कर दिया। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, बैंक के थ्रू पे कर रहे हो, एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और हमारी लाइबिलिटी क्रेडिटर सब खत्म हो रहे हैं, खत्म करने के लिए वो डेबिट होंगे, पर उनका नेम ना यूज करने के बजाय हम रियलाइजेशन अकाउंट का नेम यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।